Good morning students, myself Jagati Gosai and welcome back to chemistry class. लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसके अंदर हमने तीन टॉपिक्स अभी तक स्टडी कर चुके हैं। एक तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, मतलब कि जो बॉन्ड होते हैं, जो बंद होते हैं, उनका विखंडन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ रीजेंट्स, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल या फिर जो फ्री रेडिकल्स हैं। इन जो ये स्पीशीज हैं ये कैसी होती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्नेही होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक स्नेही होते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर प्लस चार्ज होगा, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। और न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेस में या फिर ज्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने देखी थी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखी थी। कौन कौन सी रिएक्शन देखी थी हमने, मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मतलब कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जो बीच में एक इंटरमीडिएट ग्रुप बनता है, उन इंटरमीडिएट्स को क्या है हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जो सबसे पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट मतलब कि जो क्रियाशील मध्यवर्ती बनते हैं, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उनके अंदर जो फर्स्ट हमारा जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन का मुक्त मूलक, ठीक है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्रियाशील मध्यवर्ती, इसके अंदर जो पहला हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल या फिर कार्बन का मुक्त मूलक, ठीक है। तो देखिए कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बन मुक्त मूलक क्या होता है, ऐसा कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब ऐसा कोई परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह जिसके अंदर क्या होंगे ओड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि विषम या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो जो ऐसे जितने भी जो ग्रुप ऑफ एटम है या फिर जो ऐसे परमाणु हैं जिनके पास क्या होगा, पहली कंडीशन क्या है कि उनके पास विषम या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात वो क्या, उनका जो विखंडन होगा वो कैसे होगा, होमोलिटिक होगा, मतलब कि समांश विखंडन होगा, उनका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, उससे वो टूटेंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो कैसा, उनका विखंडन कैसा होगा, होमोलिटिक होगा। तो देखिए अब क्या है, ये तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होने के लिए दो कंडीशंस कौन कौन सी की, एक तो उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर विषम इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन होमोलिटिक फिजन होना चाहिए, उनका मतलब कि समांश विखंडन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो ये स्पीशीज होती हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, मतलब इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता। और उसके अलावा क्या है, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करती है, क्या शो करती है, पैरामैग्नेटिज्म। तो देखिए सबसे पहले फ्री रेडिकल होने के लिए दो कंडीशंस कौन कौन सी, कि एक तो या फिर उनके पास ओड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, और होमोलिटिक तरह का बॉन्ड फिजन होगा, मतलब कि उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो किस तरह से टूटेगा, समांश विखंडन से टूटेगा या फिर होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा उसके अंदर, ठीक है। अब ये तो थी बात फ्री रेडिकल बनने के लिए। इसके बाद देखिए क्या है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा, और क्या होगा उसके ऊपर वो क्या दिखाएगा, पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है इसका
क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे बनता है? Cl2। और जो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमेशा ऊष्मा या प्रकाश की प्रेजेंस मतलब हीट या लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही बनते हैं। जितने भी जो ये मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमेशा प्रकाश की प्रेजेंस या उसके उपस्थिति के अंदर ही बनते हैं। लेकिन जो Cl2 है तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएंगे? कार्बन के मुक्त मूलक। अब देखिए Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके पास Cl का जो एक एटम है, अब यहाँ पे तो ये Cl और ये इनके पास क्या है? ये बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब इनका क्या होगा? होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, ठीक है। तो अब इनके पास क्या है? ये मुक्त मूलक आ जाएगा कैसे? प्लस, ठीक है। क्या था ये? देखिए इसके पास भी क्या है? एक ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ने बॉन्ड बना के क्या बनाया था? Cl2 बनाया था। तो हमने क्या किया कि Cl के बीच में होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब कि समाज विखंडन किया, तो उससे हमें क्या मिल गया? क्लोरीन का फ्री रेडिकल या क्लोरीन का मुक्त मूलक हमें मिल गया। मुक्त मूलक होने के लिए देखिए इसके पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि इसके पास क्या है? और मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? इसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो ये टूट रहा है ऊपर से टूट रहा है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और इसके ऊपर किसी भी तरह का देखो कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने किसकी बात करनी है? कार्बन के फ्री रेडिकल की। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कार्बन का फ्री रेडिकल। तो देखिए कार्बन का फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? ऐसी स्पीशीज कार्बन की जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो होमोलाइटिक फ्यूजन या फिर होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से टूटेगा, ऐसे फ्री रेडिकल को हम क्या कहेंगे? कार्बन फ्री रेडिकल कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए किसका? मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल देखिए कैसे बनता है? CH4 प्लस Cl, ये क्या हुआ? CH3Cl प्लस HCl। हाँ तो ये क्या है? ये तो रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या है? ये जो रिएक्शन हम देखते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या आता है? ये कार्बन का मुक्त मूलक आता है जिससे हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाता है? CH3Cl बन जाता है, ठीक है। तो CH3Cl बनाना है अगर, और देखिए अगर हम क्या करें ये CH3Cl ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा? CH3 प्लस Cl। अब ये जो मूलक मुक्त मूलक आया ये किसका मुक्त मूलक है? ये कार्बन का मुक्त मूलक है, कार्बन का कार्बन फ्री रेडिकल है। ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल जो मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल वाली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उसके अंदर हमने ये रिएक्शन पढ़ी भी थी कि मीथेन और Cl2 के प्रेजेंस के अंदर हमने क्या किया था? CH3Cl और HCl बना रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो इसके अंदर ये CH3 जो मॉलिक्यूल है वो कैसे टूटेगा? देखो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कैसे हुआ? CH3 और Cl, इसमें ये क्या बन जाएगा? कार्बन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो देखिए जो कार्बन का जो फ्री रेडिकल है उसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है: प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल और टर्शियरी फ्री रेडिकल। मतलब कि उसके बाद जितने कार्बन एटम आगे बॉन्डेड होंगे उसके बेस पे उनको 3 तरह से डिवाइड किया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। मतलब ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होगा कि अगर जो है जो एक इलेक्ट्रॉन या फिर जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर जो ओड इलेक्ट्रॉन है, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ऐसे कार्बन पे होगा जो कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। जो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन एटम के ऊपर अगर उपस्थित है तो ऐसे जो फ्री रेडिकल है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फ्री रेडिकल कहेंगे। इसके एग्जांपल देखिए CH3 CH2, तो ये क्या है? इथाइल फ्री रेडिकल। अब देखिए जो यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये किसके ऊपर उपस्थित है? ऐसे कार्बन के ऊपर उपस्थित है जो कार्बन कैसा है? प्राइमरी या फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब सेकंड देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब वही सेम चीज ऐसा फ्री रेडिकल जो भी जो उसके
फ्री रेडिकल। ये क्या है? सेकेंडरी फ्री रेडिकल या फिर इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। अब ऐसे ही देखिए थर्ड, टर्शरी फ्री रेडिकल। टर्शरी या फिर मतलब 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब क्या है, अगर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कार्बन के ऊपर उपस्थित होगा जो क्या होगा? तृतीयक वाला मतलब 3 डिग्री वाला कार्बन होगा। फिर या फिर टर्शरी कार्बन एटम के ऊपर अगर वो उपस्थित है तो ऐसे फ्री रेडिकल को क्या कहेंगे? हम टर्शरी फ्री रेडिकल कहेंगे। और इसका एग्जांपल है देखिए CH3 की थ्राइस CO, इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो कार्बन फ्री रेडिकल थे वो 3 तरह के देखे। किसके बेस पे? जो कार्बन होता है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बेस के ऊपर हमने क्या किया? फ्री रेडिकल्स लेके, देखिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री का एग्जांपल इथाइल फ्री रेडिकल, 2 डिग्री का आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल और 3 डिग्री का क्या हुआ? टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। अब देखिए हम मतलब क्या देखेंगे, एक सीक्वेंस देखिए, जो ये स्टेबिलिटी का मतलब जो ये वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनका स्थायित्व देखेंगे या इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे कि कौन सा फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। नेक्स्ट देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो देखिए जो 3 डिग्री वाला जो फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और फिर सीधा जो है मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, देखिए CH3 की थ्राइस C, CH3 ट्वाइस CH, CH3 CH2 और साथ में CH3। तो ये क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये वाला क्या है? मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये इनका क्या है? स्टेबिलिटी या इनका स्थायित्व का क्रम है कि जो 3 डिग्री है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो 2 डिग्री है वो उससे कम होगा और जो 1 डिग्री है वो उससे कम स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए अगर जो फ्री रेडिकल्स हमें है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मिलते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या है? डबल बॉन्ड है, मतलब कि अलाइलिक और जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ये वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं इनसे भी ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और जो जो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वाले जो स्टेबिलिटी होती है उनकी जो स्टेबिलिटी का कारण होता है वो क्या होता है? अनुनाद या फिर जो रेजोनेंस या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रेजोनेंस, ये किसके कारण है? अनसैचुरेटेड जो फ्री रेडिकल्स आएंगे, मतलब कि अलाइलिक फ्री रेडिकल और जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स आएंगे उनकी स्टेबिलिटी के 2 रीजन है, कौन से? रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ये तो थी फ्री रेडिकल्स जो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री उनकी स्टेबिलिटी। अब क्या देखेंगे? बेंजाइलिक और एलाइलिक फ्री रेडिकल्स देखेंगे। देखो C6H5 CH2, ये तो क्या है? बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये क्या है? अलाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल और दूसरा अलाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये क्या है? इसके पास तो ये तो इसके पास बेंजीन रिंग है तो करके इसके अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, इसलिए ये वाला स्टेबल है। और उसके पास भी क्या है? साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है जिस कारण क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण वो वाला भी क्या है? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो फ्री रेडिकल्स हैं ये दोनों ही क्या है? स्टेबल होते हैं किसके कारण? रेजोनेंस के कारण। लेकिन रिएक्टिव क्या होते हैं? हम जो दूसरे देखे थे, जो अल्काइल वाले जो फ्री रेडिकल देखे थे, जितने भी अल्काइल फ्री रेडिकल, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी वाले फ्री रेडिकल्स
अल्काइल ब्यूटाइल, तो वो वाले क्या थे अल्काइल फ्री रेडिकल्स, और ये वाले क्या है बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक, ये जो डबल बॉन्ड वाले जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या है इनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है ये ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, स्टेबल होने के साथ साथ ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। तो वही रीजन है द्वारा इसका अनुनाद मतलब कि रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। अब देखिए क्या है फ्री रेडिकल्स का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि फ्री रेडिकल की कक्षीय संरचना कैसी होती है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, तो देखो जो कोई भी जो फ्री रेडिकल है मान लीजिए क्या है CH3 है या फिर R3C है, ठीक है, इसकी हम क्या देखेंगे कक्षीय संरचना देखेंगे या फिर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए इसका जो कार्बन होता है सेंटर वाला वो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब इसके जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होते हैं, और इसके ऊपर जो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है pz के अंदर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है कक्षीय संरचना sp2 के अंदर आपको पता देखो ट्राइगोनल जो होती है वो ज्योमेट्री बनती है, ठीक है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री हमने अभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टार्टिंग में अपने टॉपिक किया था संकरण, उसके अंदर हमने पढ़ा था sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने स्टडी किया था। तो जो sp2 होती है उसमें मतलब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, जो ये वाला कार्बन होता है ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके साथ जो कार्बन है या फिर यहाँ पे हम H लिखते हैं R या फिर H दोनों ही लिख सकते हैं, देखो, और जो इसका जो एक इसके पास ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है जो इसका खाली pz ऑर्बिटल होता है उसके अंदर पड़ा होता है, ठीक है। ये तो थी इसकी कक्षीय संरचना या फिर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टेबिलिटी का रीजन जानेंगे। अभी तक हमने क्या किया देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब हम क्या करेंगे इसमें जितने भी जो अल्काइल फ्री रेडिकल्स थे मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाले वो वाले फ्री रेडिकल्स, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स और अलाइलिक फ्री रेडिकल्स, इन तीनों तरह के फ्री रेडिकल्स की हमने स्टेबिलिटी का सिर्फ सीक्वेंस देखा था कि जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री उसका स्टेबिलिटी का हमने एक सीक्वेंस देखा कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है किससे 1 डिग्री से। और जो एलाइलिक और जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं अल्काइल वाले जो फ्री रेडिकल है उनसे क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे, देखो कि इसके रीजन क्या है। तो देखिए सबसे पहला रीजन जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है रेजोनेंस या फिर अनुनादी संरचनाओं के कारण क्या होते हैं जो बेंजाइलिक और एलाइलिक फ्री रेडिकल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो देखिए होता क्या है आपने पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का मतलब क्या था उसके अंदर हमारे पास देखिए यहाँ पे मैं एलाइलिक फ्री रेडिकल ले लेती हूँ। देखिए तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या था हमारे पास कि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर जितने ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। तो इसी हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या है देखिए इसके क्या है जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन अब क्या है इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसकी देखो संरचना कैसे बन सकती है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला इस पे और ये इस पे, ठीक है। तो ये क्या थी एलाइलिक फ्री रेडिकल की क्या बनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, अनुनादी संरचना बनी। किस कारण से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है क्यों क्योंकि कार्बन वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके साथ वाले कार्बन पे जो ये वाले जो हाइड्रोजन है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस कारण क्या है जो ये जो कार्बन मुक्त मूलक है ये इधर आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे इसलिए अनुनादी संरचना बनी किस कारण से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के कारण। तो देखिए जो कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अब उसके
डिग्री उससे कम। तो ऐसा क्या था, उसका जो कारण था वो किसी हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट की, जितने ज्यादा उसके पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, उतने ही ज्यादा उनके पास क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ऐसे CH इधर भी होता, CH3 CH3 इधर भी होता, ठीक है। अगर ऐसे होता तो उसके पास क्या थे भाई, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम थे। तो यहाँ से अगर जो ये वाला 3 डिग्री था, वो इसी कारण से जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल था वो ज्यादा स्टेबल था, जो कि स्टेबिलिटी का कारण है जो क्या है, हाइपरकंजुगेशन। जितना ज्यादा हाइपरकंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा उनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो ये तो देखो अलाइलिक फ्री रेडिकल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए हम बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल क्या था हमारे पास, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या, CH2, ये क्या है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। अब इसकी देखो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो CH2, ये जो फ्री रेडिकल है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट के, तो देखो ये क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया, और ये इधर से ये वाला फ्री रेडिकल इधर आएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। दोबारा देखो इसकी स्ट्रक्चर, अब क्या है, ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या है, इधर से इधर, और ये डबल बॉन्ड दोबारा इसके ऊपर डबल बॉन्ड रहेगा, और दोबारा देखो CH2, और अब यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, किस फॉर्म में, पहले इधर था, इसको इधर लिखेंगे CH2। देखिए तो जो अलाइलिक फ्री रेडिकल है उसकी सिर्फ 2 ही अनुनादी संरचना या 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, लेकिन जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है उसकी कितनी स्ट्रक्चर्स बन रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, उसकी 3 बन रही है। तो इस कारण क्या है, जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है वो अलाइलिक फ्री रेडिकल से भी ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए अब लास्ट के अंदर क्या है, जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो क्या करता है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की क्या है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, पहले से और क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं, इस कारण से। अब हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर पूरा सीक्वेंस लिखेंगे किसका, सारे जो जितने भी हमने फ्री रेडिकल्स पढ़े, चाहे वो अल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं या बेंजाइलिक फ्री रेडिकल्स हैं या फिर अलाइलिक फ्री रेडिकल्स हैं, उन सबका हम क्या करेंगे, सीक्वेंस लिखेंगे। देखिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। लेकिन बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के अंदर भी अगर उसको भी हम बात करें आगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, अगर मतलब बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ऐसा है कि उसमें 3 बेंजीन रिंग अगर जुड़ी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सीक्वेंस देखो हम देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए सबसे कम स्टेबल जो है, सबसे पहले CH3, उसके बाद CH3 CH2, फिर CH3 CH, फिर CH3 थ्राइस C, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, उसके बाद C6H5 CH2, उसके बाद C6H5 ट्वाइस CH, और लास्ट में C6H5 थ्राइस C। तो देखिए ये एक क्या है, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कि जो सबसे कम स्टेबिलिटी है वो किसकी होगी, मिथाइल फ्री रेडिकल की, उसके बाद इथाइल फ्री रेडिकल, फिर प्रोपाइल फ्री रेडिकल, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, फिर अलाइलिक फ्री रेडिकल, उसके बाद क्या है ये 1 डिग्री बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, फिर ये 2 डिग्री बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, और लास्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, 3 डिग्री बेंजाइलिक
फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए हमने जो ये फ्री रेडिकल स्टडी किए जितने भी तरह के, इन फ्री रेडिकल्स की क्या है, स्टेबिलिटी है। लेकिन क्या है, जो ये वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं, कौन कौन से, जिनके पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेटेड जो फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या है, ये वाले जो अल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं उनसे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव भी है और ज्यादा स्टेबल भी है। और उसका जो कारण है वो क्या है, उसकी अनुनादी संरचनाएं होना और उसका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होना। ठीक है, तो ये तो थी कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब जो ये फर्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है कि कार्बन जो मुक्त मूलक है वो बनता है किस कंडीशन में, और कौन कौन सा जो मुक्त मूलक है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन। कार्बोनियम आयन या इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब देखिए नाम कार्बोकेटायन मतलब क्या, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए कार्बोकेटायन बनने के लिए दो कंडीशंस चाहिए। सबसे जैसे हमने फ्री रेडिकल की तो दो कंडीशंस देखी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से टूटना चाहिए। और जो ये कार्बोनियम आयन हमें बनाना है, देखो कार्बोकेटायन जो है उसके लिए क्या है, कार्बोकेटायन मतलब कि उसके ऊपर एक तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे, तब उसको पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरी बात हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से टूटता है, हेटेरोलाइटिक, मतलब विषमांश विखंडन से जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तब उसमें हमें जो स्पीशीज मिलती है वो क्या मिलती है, या तो कैटायन मिलता है या अनायन मिलता है, मतलब ठीक है, दोनों स्पीशीज मिलते हैं, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज वाला मिलेगा या फिर नेगेटिव चार्ज वाला मिलेगा। तो कार्बोकेटायन बनने के लिए देखिए दो कंडीशंस वही सेम, एक तो क्या है, पहली कंडीशन कि जो बॉन्ड टूटना चाहिए वो क्या टूटना चाहिए, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, मतलब इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा वो किससे टूटेगा, उसमें विषमांश विखंडन होगा या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या है, वहां पे हमारे पास क्या था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये कैटायन या जो कार्बोनियम आयन है क्या मतलब कि कार्बन का बनाना है हमें। अब कार्बन का बनाना है तो जो कार्बोनियम आयन या जो कार्बोकेटायन होता है उसके पास क्या होते हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। जो नॉर्मल कार्बन है उसके पास कितने कार्बन होते हैं, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, 2p2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं। लेकिन देखिए इस केस में होता क्या है कि ये जो रिएक्टिव स्पीशीज है वो कैसे बनती है कि जो कार्बन हमारे पास जो बॉन्ड टूटेगा, जो ये कार्बोकेटायन हमारे पास यहाँ पे बनेगा उसके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कि इसके पास क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, नॉर्मली तो 6 होते हैं उसके पास, लेकिन उससे क्या हो जाएंगे और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मतलब कि इसके जो बैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कार्बन के वो क्या होते हैं उसकी बजाय 6 होते हैं। तो देखो कैसे, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन के लिए कंडीशन क्या बताई कि एक तो उसमें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा और दूसरी चीज क्या है कार्बोनियम आयन के अंदर कि इसके अंदर क्या होंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्चुअली क्या है, ये आपकी बुक में इसमें दे रखा है जो ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर मेरे को कोई इशू लग रहा है, तो ये क्या है, मैं आपको नेट से इसको
क्लियर करके फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।